गुड इवनिंग एवरीवन। मैं अश्विन, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में जो कि ईडीएम्स एंड फ्रेजेस पे बेस्ड है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये ईडीएम्स एंड फ्रेजेस का सेशन नंबर 6 है, विच मीन्स 5 सेशंस ऑफ दिस सेक्शन हैव ऑलरेडी बीन डन। तो जिन भी लोगों ने उन पिछले 5 सेशंस के वीडियोस अभी तक ना देखे हों, चैनल की प्लेलिस्ट पे वो भी वीडियोस अवेलेबल हैं, जाकर के उन्हें भी देख सकते हैं और उनसे भी बेनिफिट उठा सकते हैं। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो भी लोग लाइव जुड़ चुके हैं उन सभी का वेलकम। आज मॉर्निंग में मैंने वोकैबलरी का एक सेशन लिया था जिसका बहुत ही अच्छा रिस्पांस आया है। और अब ये सेशन जो है हर रोज़ सुबह हुआ करेगा। टाइमिंग तकरीबन 10 बजे रहेगी या हो सकता है 11 बजे रहे। और ये सेशन अब कॉन्टिन्यूसली चलता रहेगा। मैं हर सेशन में कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स लेकर ऐसे ही आता रहूँगा और आपको बेनिफिट देता रहूँगा। चलिए आज के सेशन के पहले ईडियम को पढ़ना शुरू करते हैं जो कि है अ हॉट पोटैटो। मीनिंग क्या है? अ प्रॉब्लम और सिचुएशन दैट इज डिफिकल्ट टू डील विद एंड कॉजेस अ लॉट ऑफ डिसएग्रीमेंट। आप पढ़ के समझ सकते हैं कि अ हॉट पोटैटो किसी समस्या या किसी स्थिति के लिए है। एक ऐसी समस्या या एक ऐसी स्थिति जो कि बहुत मुश्किल हो हैंडल करना और जिसको लेके दुनिया भर के या बहुत सारा मतभेद भी लोगों के बीच में हो। मतलब एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को कहा जा सकता है, किसी मुश्किल हालात को कहा जा सकता है। एक ऐसी स्थिति जब कोई फैसला लेना बहुत मुश्किल हो रहा हो, जब कुछ भी कहना बहुत मुश्किल हो रहा हो। इस मीनिंग में यहाँ पे एक फ्रेज आई है डील विद, आप कहीं लिख लीजिएगा। डील विद एक फ्रेज है जिसका मतलब है हैंडल करना। अब ये तो इसका मीनिंग हो गया। अब एक सवाल पैदा होता है कि हम याद कैसे रखें कि अ हॉट पोटैटो का मीनिंग है समथिंग दैट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू हैंडल। तो सुनिए, हॉट पोटैटो आप नेचर से समझ लीजिए आलू है। अगर आलू गर्म है तो क्या आप उसे अपने किसी भी हाथ पर होल्ड कर सकते हैं? नहीं। अगर आलू आपने उठाई और वो गर्म है तो आप उसे उठा के तुरंत फिर रख देंगे या उठाएंगे किसी एक हाथ से, उठा करके दूसरे हाथ में रखेंगे, उसे उछालेंगे। मतलब मुश्किल है ना उसको हैंडल करना। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पोटैटो का मीनिंग एक सिचुएशन से ले लीजिए। मेरी बात आप समझ रहे हैं? पोटैटो वर्ड का मीनिंग एक सिचुएशन से ले लीजिए। जिस प्रकार एक हॉट पोटैटो को उठाना अपने अपने होल्ड करना मुश्किल है, अगर पोटैटो का मीनिंग सिचुएशन से हो जाए तो सिचुएशन को भी हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको समझ में आ गया होगा। जो हॉट पोटैटो का नेचर होता है कि उसे पकड़ना, ग्रैब करना, होल्ड करना मुश्किल है, हैंडल करना मुश्किल है क्योंकि वो हॉट है नेचर से। ठीक उसी प्रकार एक सिचुएशन जिसको हैंडल करना बहुत मुश्किल है क्योंकि बहुत सारी कंट्रोवर्सी है उसमें। मेरी बात आप समझ रहे हैं? जैसे हॉट पोटैटो में आप रिलीजन को ले सकते हैं। जब आप कभी भी धर्म की बात करें तो आपको बहुत बैलेंस्ड होके बात करनी पड़ेगी। न जाने आप कब किसी को उकसा दे, भड़का दे, फिर आफत हो जाए। वो रिलीजन हैज ऑलवेज बीन अ हॉट पोटैटो इन इंडियन डेमोक्रेसी, इन इंडियन सोसाइटी। बड़ा मुश्किल है उस पर कुछ भी कह पाना, बड़ा मुश्किल है उस पर कुछ भी तर्कपूर्ण कह पाना और दोनों पक्षों को एक तरीके से साध पाना। चलिए एग्जाम्पल को भी पढ़ लीजिए। द लीगैलिटी ऑफ अबॉर्शन इज अ हॉट पोटैटो इन मेनी कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। दुनिया के तमाम देश जो हैं वो अबॉर्शन को अलाउ करते हैं। वहीं दुनिया के तमाम ऐसे भी देश हैं जो अबॉर्शन को लेकर के हमेशा से संशय में हैं कि इसे अलाउ किया जाना चाहिए या फिर अलाउ नहीं किया जाना चाहिए। एक कंट्रोवर्सी का मुद्दा है जहां एक फ्रैक्शन सोसाइटी का ऐसा है जो चाहता है कि दैट इट शुड बी अलाउड। क्यों? क्योंकि ये किसी महिला के अधिकारों के तहत आता है। वहीं यू हैव अनदर सेक्शन ऑफ सोसाइटी जिसका ये मानना है कि ये एक तरीके से फोर्टिसाइड को बढ़ावा देना भी है, भ्रूण हत्या को भी बढ़ावा देना है। तो दो विचारों के बीच में आप उलझ गए हैं। सो इट इज अ हॉट पोटैटो इन मेनी कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। ये पहला एग्जाम्पल था। एग्जाम्पल नंबर 2 को भी पढ़िए। आई नेवर डिस्कस अबाउट एनी वंस रिलीजन, इट कैन बी अ हॉट पोटैटो, इनफैक्ट इट इज अ हॉट पोटैटो। इसकी बात तो मैंने आपको वैसे भी बताई कि मैं कभी भी किसी के धर्म की कोई बात
बात नहीं करता। धर्म हमेशा से एक विवादित मुद्दा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले ईडियम को पढ़ते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये ईडियम समझ में आया होगा। हॉट पोटैटो, समथिंग दैट इज क्वाइट कॉन्ट्रोवर्शियल टू बी हैंडल्ड। चलिए नेक्स्ट ईडियम की तरफ चलते हैं। जो सेकेंड ईडियम है आज के सेशन का, इट इज व्हेन पिग्स फ्लाई। बहुत ही इजीली आप इसे समझ सकते हैं। पिग मतलब सुअर, फ्लाई मतलब उड़ना। क्या सुअर कभी उड़ सकता है? नहीं। तो समथिंग दैट इज नॉट रियल, समथिंग दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन एवर। मेरी बात आप समझ रहे हैं? एक ऐसा प्रॉमिस जो कभी भी पूरा ही नहीं होगा, एक कपोल कल्पना जिसको कहा जा सकता है, जो होना ही नहीं है, जो रियल ही नहीं है। एक ऐसा प्रॉमिस कर दिया गया कि हाँ ठीक है मैं ऐसा करूंगा, बट वेन पिग्स फ्लाई, तो जब ऐसा होगा तो सुअर कहां उड़ते हैं? तो मेरी बात आप समझ रहे, थोड़ा फनी भी है। समथिंग दैट इज अनरियल, समथिंग दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन एवर। मीनिंग भी देखिए यही लिखा है, समथिंग दैट विल नेवर हैपन। एग्जाम्पल देखिए, आई आस्क्ड माई बॉस इफ आई कुड गो ऑन अ 2 month वकेशन। वकेशन का मतलब छुट्टियों से होता है। वकेशन में VAC नाम का रूट वर्ड भी है जिसका मतलब खाली होता है। इसी से वकेट बनता है, इसी से वैकेंट बनता है, इसी से इवैक्यूएट बनता है, इसी से वैक्यूम बनता है, इसी से वैकेंसी बनता है, और भी बहुत सारे वर्ड्स बनते होंगे। तो मैंने अपने बॉस से पूछा, क्या सर मैं 2 महीने की छुट्टी ले सकता हूं? तो बॉस ने थोड़ा फनी स्टाइल में कहा, यस यू कैन बट व्हेन पिग्स फ्लाई। यस आप ले सकते हैं, लेकिन जब सुअर उड़ने लगे तब। तो ऐसा तो होना ही नहीं है, मतलब समथिंग दैट विल नॉट हैपन, समथिंग दैट विल नेवर हैपन। तो व्हेन पिग्स फ्लाई का ये मीनिंग है, एक ऐसी बात आपने कह दी है जो कभी होनी ही नहीं है। एक ऐसी सिचुएशन की बात आप कर रहे हैं दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन, दैट इज नॉट गोइंग टू टेक प्लेस एवर। उम्मीद है समझ में आया होगा। ये एक मॉडरेट नेचर का ईडियम था, टफ भी कह सकते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैंने समझा दिया होगा, तब तो जरूर आपको इजी ही लग रहा होगा। चलिए ईडियम नंबर 3 को भी पढ़ लेते हैं। जो ईडियम नंबर 3 है आज के सेशन का, मेरे हिसाब से ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही स्टैंडर्ड ईडियम है। मुझे पसंद भी बहुत आया है इस ईडियम को रेडी करना, इसीलिए देखिए मैंने एग्जाम्पल्स भी अच्छे लिखे हैं, बड़े बड़े भी लिखे हैं। पूरी की पूरी स्क्रीन आपको भरी हुई नजर आ रही है। चलिए इसको समझते हैं। प्ले डेविल्स एडवोकेट का मीनिंग क्या है, पहले पढ़ लेते हैं। टू पुट फॉरवर्ड आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट अ प्रोपोजिशन, कहीं लिख लीजिए। प्रोपोजिशन का मतलब कोई प्रस्ताव हो सकता है, इसी से प्रपोजल बनता है। प्रपोजल की स्पेलिंग और प्रोपोजिशन की स्पेलिंग मैच कर रही है। तो प्रोपोजिशन इज अ नाउन जिसका मतलब प्रस्ताव या कोई भी बात हो सकती है। तो किसी भी मुद्दे के खिलाफ कोई आर्गुमेंट पेश करना, कोई दलील रखना देना। चूंकि एडवोकेट की बात है तो कोर्ट से रिलेशन जरूर होगा। इवन इफ दे मे एक्चुअली अग्री विद इट, वो भी तब जब हो सकता है कि आप उस विचार से सहमत हैं, फिर भी आप उसके खिलाफ एक काउंटर आर्ग्यूमेंट लेकर आ रहे हैं। क्यों? सिंपली टू टेस्ट द वैलिडिटी ऑफ द प्रोपोजिशन, ताकि ये पता लगाया जा सके कि जो विचार, जो प्रस्ताव, जो तर्क दिया जा रहा है वो कितना मजबूत है। तो वैसे तो प्ले डेविल्स एडवोकेट को शॉर्ट में समझें तो ऐतराज करना हो सकता है, विरोध व्यक्त करना हो सकता है, या फिर काउंटर आर्ग्यूमेंट। आपने सुना होगा काउंटर आर्ग्यूमेंट, तो काउंटर आर्ग्यूमेंट बोलते हैं प्ले डेविल्स एडवोकेट का, कि कोर्ट में एक पक्ष ने एक दलील दी है, आप तुरंत खड़े होते हैं और क्या बोलते हैं, सर आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड, आई ऑब्जेक्ट में लॉर्ड। तो यू आर प्लेइंग डेविल्स एडवोकेट, आप कुछ और कहना चाह रहे हैं, चेक करना चाह रहे हैं। अब मैं इस ईडियम की सबसे अच्छी बात बताता हूं कि आपको हो सकता है लग रहा हो कि ये नेगेटिव सेंस कैरी करता है, बट लेट मी टेल यू इट कैरीज पॉजिटिव मीनिंग। क्यों? क्योंकि प्ले डेविल्स एडवोकेट का जो एसेंस है, जो उसका भाव है, वो सकारात्मक है। इस वक्त क्यों, कैसे समझिएगा। जैसे कि कोई प्रथा, कोई विचार, कोई व्यवस्था बना दी गई, कोई निर्णय आ गया, अब आपने ऐतराज कर दिया, और ऐतराज इस तरीके से नहीं किया कि तर्कहीन ऐतराज कर दिया, नहीं, आपने कुछ अपने 2-4 वाजिब सवाल रखे। इससे क्या होगा कि वो जो विचार है, व्यवस्था है, वो कितनी मजबूत है, कितनी टिकाऊ है, ये पता चलेगा। क्योंकि आपके आर्ग्यूमेंट्स मजबूत हैं, तो अगर वो नियम भी मजबूत है तो
तभी तो आपके आर्ग्यूमेंट स्टैंड नहीं करेंगे, फेल हो जाएंगे। तो पता चल जाएगा कि जो नियम आया है वो बेहद मजबूत है। तो आप ये जानना चाहते हैं, ये चेक करना चाहते हैं कि जिस नियम को अब सोसाइटी में लागू किया जाएगा, जो कानून अब सोसाइटी पर के ऊपर लादा जाएगा या अप्लाई किया जाएगा, वो कितना मजबूत है, उसमें कितने लूप होल्स हैं, या कितना वो स्ट्रांग है एक तरीके से। तो आप किसी चीज को और स्ट्रेंथन करने के लिए ही ऐसा कर रहे हैं। मेरी बात आप समझ रहे हैं? जैसे कि डिबेट होती है, जैसे कि डिबेट होती है, जैसे कि कोच होता है। कोच प्लेयर की स्किल्स को देख रहा है, जान रहा है कि प्लेयर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन फिर भी वो बार बार उसके सामने अजीबोगरीब सिचुएशंस लेके आता है। क्यों? वो उसे फंसाना नहीं चाहता, वो ये चेक करना चाहता है कि मेरा जो डिसिप्लिन है वो कितना स्ट्रांग है, विषम से विषम हालात में वो आगे आ जाएगा, बाहर निकल पाएगा अथवा नहीं। तो किसी की योग्यता को और बढ़ाने का ये एक माध्यम हो सकता है, प्ले डेविल्स एडवोकेट। चलिए एग्जाम्पल को पढ़िए। आई अग्री विद वॉट यू से, मैं सहमत हूं जो आपने कहा है, बट आई विल प्ले डेविल्स एडवोकेट सो दैट वी कैन कवर ऑल द पॉसिबिलिटीज दैट मे अराइज इन द फ्यूचर। मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो कोई ये कह रहा है कि हाँ जो भी आपने कहा मैं अग्री करता हूं, बट फिर भी आई वुड लव टू प्ले डेविल्स एडवोकेट, ताकि हम उन संभावनाओं को भी कवर कर सके जो आज नहीं दिख रही हैं लेकिन भविष्य में हो सकता नजर आने लगे। तो बेहतरी के लिए मैं आर्ग्यूमेंट करना चाहता हूं। लेट्स रीड आउट एग्जाम्पल नंबर 2। इट सेज playing devil's advocate to every detail of the plan is the only way to ensure that you anticipate problems before they occur। कितनी बढ़िया बात लिखी है कि अगर आप हर योजना, कोई भी योजना आप बना रहे हैं, उसकी छोटी छोटी बातों पर आप अगर विचार करेंगे तो उससे क्या होगा कि आप ये पुख्ता करेंगे कि आपको समस्याएं उत्पन्न होने से पहले ही नजर आ रही हैं। जिन लोगों को समस्याएं उत्पन्न होने से पहले ही नजर आ जाती हैं, ओनली सच पीपल सक्सीड इन द लॉन्ग रन। मेरी बात आप समझ तो रहे होंगे, दैट यू एंटिसिपेट प्रॉब्लम्स बिफोर दे अकर। ये कितना एक तरीके से फार साइटेड होना है कि समस्याएं उत्पन्न नहीं हुई, आपने उनसे पहले जान लिया कि किसी प्रकार की कोई समस्या होने वाली है। तो ये ओवरऑल इट कैरीज पॉजिटिव मीनिंग। ठीक है, चलिए अगले इडियम की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, अगले इडियम को देखते हैं। ईडीएम नंबर 4 को पढ़ाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, और वो ये कि अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक ना किया हो और अगर आपको ठीक लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दें, और हो सके तो इसे अपने फ्रेंड्स में, अपने नोन्स में शेयर भी करें। इसी तरीके से आप मेरी हेल्प कर सकते हैं। जिस तरीके से आपको मेरी हेल्प की नीड है, मुझे भी आपकी हेल्प की नीड है। इस बातों को कहने में किसी प्रकार की कोई संकोच नहीं है मुझे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ईडीएम नंबर 4 को पढ़ते हैं। इट सेज मिस द बस या मिस द बोट। बहुत ही इजी लेवल का ईडीएम है और बहुत पॉपुलर है। मैं आपको फिर से ये बताना चाहूंगा कि जब मैं सेशन रेडी करता हूं तो मैं इन बातों को नंबर 2 पे रखता हूं कि कंटेंट इजी होगा या डिफिकल्ट होगा। मैं इस बात को नंबर 1 पे रखता हूं कि कंटेंट रेलेवेंट होना चाहिए, इंपॉर्टेंट होना चाहिए, पास्ट में एग्जाम्स में पूछा भी गया हो, स्पेशली ऑन द पार्ट ऑफ वोकैब, कि वो पहले के एग्जाम्स में आई हुई भी हो। जितने भी मैंने अभी तक आपको ईडियम्स पढ़ाए हैं पिछले 5 सेशंस में और आज भी जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, वो सब के सब प्रीवियस एग्जाम्स में कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। जरूरी नहीं कि वो एसएससी में हो, वो डिफेंस में, एनडीए में हो सकता है, सीडीएस में हो सकता है, एफ कैट में, सीपीएफ में हो सकता है, वो सीपीओ में हो सकता है, स्टेनो में हो सकता है आया हो, किसी भी एग्जाम में हो सकता है, स्टेट एग्जाम्स में आया हो। तो वो कहीं ना कहीं एग्जाम्स में दिया गया है, आया हुआ है, पूछा गया है, और वो स्टैंडर्ड है मीनिंग से, समझाने में भी सरल है, मतलब समझाना भी उसे उचित है और समझा भी जा सकता है। तो इन बातों को ध्यान में रख करके मैं हर एक सेशन को रिकॉर्ड करता हूं, हर एक सेशन को आपके सामने लेके आता हूं। दैट रेलेवेंट कंटेंट हैज टू बी प्रेजेंटेड। चलिए पढ़ते हैं इसको। देख के लग रहा होगा मिस द बोट या मिस द बस, और राइट कॉर्नर में एक पिक्चर भी बनी हुई है कि एक लड़का है और देख रहा है कि एक दूर एक जहाज या नाव है चला गया है। तो क्या मतलब है
कि आप देखते रह गए और अवसर आपके हाथ से निकल गया। एग्जैक्टली यही इसका मीनिंग है। जब आप इतना लेट हो गए कि आपके हाथ से मौका निकल गया, आप जिस नाव से जाना चाह रहे थे, जिस बस से जाना चाह रहे थे, वो बस जा चुकी है। सो यू टर्न्ड अप लेट, नॉट जस्ट लेट, यू टर्न्ड अप टू लेट। दैट्स वाई यू मिस द अपॉर्चुनिटी। यही मीनिंग में लिखा हुआ, टू लूज एन अपॉर्चुनिटी बाय बीइंग टू स्लो टू एक्ट, है ना। किसी भी कार्य को करने में आपकी रफ्तार इतनी धीमी है कि अवसर ही आपके हाथ से निकल गया। मिस द बोट, मिस द बस। इजी है, आपको समझ में आ गया होगा। फटाफट एग्जांपल्स देख लीजिए। The discounted price sale ended today and I just missed the bus on making a great deal. आज ही सेल खत्म हुई और मेरे हाथ से निकल गई। हाँ, यही हुआ है, आज ही सेल खत्म हुई और मेरे हाथ से निकल गई, वरना मुझे भी सब कुछ सस्ते दामों पे मिल गया होता। I just missed the bus. एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए। इन दिस कॉम्पिटेटिव सिनारियो इफ यू डू नॉट कीप योर सेल्फ अब्रेस्ट ऑफ, जरा आप कहीं लिख लीजिएगा अब्रेस्ट ऑफ, और ये भी लिख लीजिएगा कीप योर सेल्फ अब्रेस्ट ऑफ। कीप के साथ ही अक्सर अब्रेस्ट ऑफ आता है, मतलब अवेयर रहना एक तरीके से। मैंने पीछे के एक सेशन में फिल इन द ब्लैंक्स में इस फ्रेज को पढ़ाया भी है आप सभी को। अवेयर रहना एक तरीके से। लेटेस्ट डेवलपमेंट्स, आसपास जो कुछ भी हो रहा हो, हाँ, हाल फिलहाल में, उसी को लेटेस्ट डेवलपमेंट्स बोला जाएगा। यू आर गोइंग टू मिस द बोट। अगर आज के समाज में अगर आपके आसपास जो कुछ भी हो रहा है, अगर आप उससे अपने आप को सजग नहीं रखेंगे, सचेत नहीं रखेंगे, तो जरूर कोई ना कोई अवसर आपके हाथ से जा सकता है। यू कैन मिस द बोट, यू कैन मिस द बस। ये था ईडियम नंबर 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिन भी लोगों ने थोड़ा सा लेट से सेशन को ज्वाइन किया है, उन सभी का भी वेलकम। अभी तकरीबन जो है वो 4 ईडियम्स हुए हैं, तो 50% से भी ज़्यादा अभी एक तरीके से पढ़ाना बाकी है। तो अटेंटिवली मेरी हर एक बात को सुने ताकि आप मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकें। ईडियम नंबर 5 देखिए। जिप योर लिप। जिप आप जानते हैं चेन को बोलते हैं, जो ट्राउजर्स में लगी होती है। उसे आपने ऊपर कर दिया तो बंद, अगर नीचे किया तो खुल गया। तो जिप योर लिप का क्या, लिप मतलब ओंठ। तो अभी आप ट्राउजर्स को जिप कर रहे थे और अभी आपको जिप किसको करना है, लिप को जिप करना। राइट कॉर्नर पे पिक्चर भी तो एक बनी हुई, एक फेस है किसी का, और ओंठ है, और ओंठों को चेन से बंद कर दिया गया। ओंठों का क्या काम है बताइए, बोलना। तो अगर उन्हीं को जिप कर दिया जाए तो यू आर टोल्ड नॉट टू स्पीक। यू आर फॉरबिडन टू स्पीक, आपको बोलने से रोका जा रहा है। इफ समबडी आस्क यू टू जिप योर लिप, दैट पर्सन वांट्स यू टू स्टॉप स्पीकिंग। है, वो व्यक्ति चाहता है कि आप बोलना बंद कर दें। यही मीनिंग लिखा हुआ है, टू स्टॉप टॉकिंग और टू स्टॉप स्पीकिंग। एग्जाम्पल देखिए। Why don't you just zip your lip? I'm tired of being nagged all morning. सुबह से लगातार तुम्हारी बातें सुन सुन के मैं तंग आ गया हूं। मुंह नहीं बंद रख सकते क्या तुम? मेरी बात आप सुन रहे हैं, ये है इसका मीनिंग। बीइंग nagged all morning। सुबह से तुम्हारी बातें सुन सुन के मैं तंग आ गया हूं, पगला गया हूं, तो थोड़ा चुप हो जाओ, शांत हो जाओ। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए। आई वॉन्स सॉ एन ओल्ड लेडी बीइंग बैड माउथ। बैड माउथ का मतलब है किसी को आप शब्द कहना। बाय सम थीव्स, मैंने क्या देखा कुछ वक्त पहले कि एक बूढ़ी महिला को कुछ गंदे लोग उल्टी सीधी बातें कह रहे थे। बट आई जस्ट जिप्ड माई लिप एज आई वॉज टू स्केयर टू डू एनीथिंग अबाउट इट। लेकिन मैं बहुत डर गया था, इसलिए मैंने अपना मुंह बंद रखा। मुझे बहुत डर लग रहा था कि मैं अगर कुछ बोलूंगा तो वो कहीं मेरे ऊपर ना टूट पड़े, तो मैंने अपना मुंह बंद ही रखा। आई प्रेफर टू जिप माई लिप। चलिए आगे बढ़ते हैं, ईडियम नंबर 6 को पढ़ते हैं। एक छोटी सी बात पूछनी है आप सभी से, वो ये कि आज मैंने जो पहला सेशन रिकॉर्ड किया था डेली वोकैब का, उसको 10 बजे लाइव किया गया। तो मैं 2 टाइमिंग्स को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। एक है 10 बजे और दूसरी ही 11 बजे। तो मैं आप सबके ओपिनियंस चाहता हूँ कि यू आर ओके विद 10 AM, या फिर आप चाहते हैं कि वो 11 बजे हो। जो भी हो आप लाइव चैट में बता सकते हैं। हाँ, ताकि मुझे क्लियर हो जाए कि क्या टाइमिंग ज़्यादा प्रेफरेबल रहेगी। चलिए ईडियम नंबर 6 को देखिए। स्क्वायर पेग इन अ राउंड होल। होल आप जानते ही हैं, गड्ढा। पेग किसी भी वस्तु को कहा जा सकता है। पेग किसी भी वस्तु को कहा जा सकता है। बहुत ही रेलेवेंट ईडियम है, बहुत ही स्टैंडर्ड, स्ट्रॉन्ग और
बड़ी बात है कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट ईडीएम है, बार बार एग्जाम्स में पूछा गया है ये। पिक्चर देख करके आप सबको समझ सकते हैं। पिक्चर में एक तरीके से ट्रे टाइप से कुछ है, उसमें कुछ होल्स हैं और उनमें कुछ चीज़ों को रखा भी गया है। जितने भी होल्स हैं वो सब राउंड हैं और उसमें ही राउंड शेप की ही आइटम्स को रखा गया है, लेकिन एक होल में एक स्क्वायर शेप में, पॉसिबली रेक्टेंगुलर शेप है उसका, तो एक स्क्वायर शेप के आइटम को रखा जा रहा है। तो इज इट पॉसिबल कि राउंड होल हो और उसमें कोई वस्तु जिसका शेप स्क्वायर हो, वर्गाकार हो, जा सके? नहीं। वो वृत्ताकार होल है और वर्गाकार वस्तु है, कैसे फिट हो सकती है? तो किसी को आप ऐसी सिचुएशन में फिट कर रहे हैं जो कि वहां मिस फिट है, वो वहां फिट ही नहीं हो सकता। मतलब जो जिस सिचुएशन के लायक ही नहीं है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? आप किसी को वो जिम्मेदारी दिए दे रहे हैं जिस जिम्मेदारी को उठाने के वो योग्य ही नहीं है। किसी को उसके अनुसार काम ना देना, जो मिस फिट है किसी सिचुएशन में, उसको एक किसी सिचुएशन को हैंडल करने का चांस दे देना। मेरी बात आप समझ रहे हैं? मतलब एक तरीके से चीजों को बिगाड़ देना, खराब कर देना, जो चीज जिसके लायक नहीं है उसके सुपुर्द कर देना। तो मीनिंग देखिए, समवन नॉट केपेबल ऑफ द जॉब टास्क दे आर डूइंग। एक व्यक्ति जो एक ऐसे कार्य को कर रहा है जो उसके लायक है ही नहीं, वो केपेबल नहीं है उस काम के लायक, और उससे उस कार्य को करवाया जा रहा है या फिर वो उस कार्य को स्वयं कर रहा है जिसके वो लायक ही नहीं है। तो दिस इज कॉल्ड मिसफिट। आप एक शब्द में कह सकते हैं मिसफिट, जो कहीं फिट नहीं हो रहा है। एग्जाम्पल देखिए, आई वेंट टू द पार्टी फॉर अ लिटिल वाइल। मैं पार्टी में गया था फॉर अ लिटिल वाइल, कुछ देर के लिए, बट आई फेल्ट लाइक अ राउंड पेग इन अ स्क्वायर होल, देयर वाज नोबडी आई न्यू। मतलब मैं गया कुछ देर के लिए पार्टी में, लेकिन मुझे तो लगा मैं न जाने कहाँ चला आया। क्यों? क्योंकि वहां पर कोई ऐसा था ही नहीं जिसे मैं जानता हूं। इसी से मिलता जुलता एक और ईडियम है, फिश आउट ऑफ वाटर। हाँ, फिश आउट ऑफ वाटर मतलब वहां मछली आगे जहां का जीवन उसके अनुकूल ही नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, you're trying to get a square peg into a round hole, let me do it instead। आप किसी कार्य को कर रहे हैं और आप उस कार्य को कर नहीं सकते या कर नहीं पा रहे हैं, तो कोई कह रहा है कि अमा यार, जब तुम इस काम को कर नहीं पा रहे हो, कर नहीं सकते, आई नो, तो क्यों नहीं अलग हट जाते? लेट मी डू इट इंस्टेड, मुझे करने दो ना, मैं कर सकता हूं इसे। तो स्क्वायर पेग इन अ राउंड होल का क्या मीनिंग हुआ? somebody who is a misfit, somebody who is a misfit। चलिए अगले इडियम की ओर चलते हैं। इडियम नंबर 7 इज एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। आप राइट कॉर्नर में एक पिक्चर देखिए, वहां पर काले घने बादल दिख रहे हैं और उससे सूरज की रोशनी निकलती हुई दिख रही है। रोशनी हमेशा से सकारात्मकता है, सूरज हमेशा से भलाई के लिए ही है। बादलों में जैसे आप ऊपर की ओर देखते हैं आसमान में, तो वो क्लाउड्स नहीं है, वो तो स्काई है, और जब घने घने बादल आ जाते हैं तो वो क्लाउड्स हो गए। तो वो डरावनी चीजें हो गई ना, बादलों को देख करके आप डर सकते हैं, अब तो तबाही मची। फिर आपको उन्हीं बादलों में से कहीं सूरज की रोशनी भी नजर आ रही है, जिससे साई ऑफ रिलीफ मिल रहा है आपको। हाँ, कुछ सुकून की सांस आप ले सकते हैं। तो क्या एक तरीके से आप गलत लोगों के बीच में घिरे हुए हैं और वहां पर कोई एक अच्छा व्यक्ति भी आपके साथ है, जैसे कि लंका में सब राक्षसों के बीच में विभीषण, या सीता माँ की नजर से देखा जाए तो वो जो त्रिजटा राक्षसी थी, तो वो यही कैरेक्टर है। सब गलत हैं, हर कोई टॉर्चर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो सीता माँ को समझा रही थी, वो उनके पक्ष में थी। तो जहां सब गलत लोग हैं, जहां सब गलत ही गलत है, सिर्फ आफत ही आफत है, वहां पर कुछ अच्छा भी अगर आपको नजर आ रहा है, जहां पर सब दरिंदे ही दिख रहे हो आपको, वहां पर कोई इंसान भी नजर आ रहा हो, मतलब एक सब खराब ही खबरों के बीच में कुछ अच्छी खबर भी आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, स्टेट ऑफ गोवा की बात करिए, अभी अभी पता चला कि गोवा हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन आवर कंट्री विच इज नाउ टोटली कोविड-19 फ्री। तो पूरे देश भर में ये बीमारी फैली हुई है
और गोवा जो है उसी के बीच में एक आशा की किरण बन के आया है। सो एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। मुझे उम्मीद है समझ में जरूर आया होगा। मीनिंग को देख लेते हैं। देयर इज समथिंग गुड इन एवरीथिंग दैट इज बैड, है ना। हर वो चीज जिसमें सब गलत ही गलत है, कुछ अच्छा भी होता है। एग्जाम्पल पढ़िए। रीना वॉज डिप्रेस्ड मतलब उदास होना, टू बी कन्फाइंड टू बेड मतलब आफ्टर हर सर्जरी, जब उसकी सर्जरी हुई तो डॉक्टर्स ने बोला अब तुम बेड पे ही रहोगी कुछ दिनों तक। तो जब सीमित कर दिया जाए आपके मूवमेंट्स को, दायरे को, तो कन्फाइन कर दिया गया है आपको। बट ओवर टाइम, लेकिन कुछ समय के बाद, वेन शी कुड स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद हर फैमिली एंड कैच अप विद ओल्ड फ्रेंड्स, लेकिन कुछ समय के बाद जब वो बहुत सारा समय, अच्छा समय, क्वालिटी टाइम अपने फैमिली के साथ बिता पा रही थी और टाइम टू टाइम शी वॉज एबल टू कैच अप विद ओल्ड फ्रेंड्स, पुराने कुछ दोस्त भी आ रहे थे। कैच अप विद को लिख लीजिएगा, मिलना, भेंट करना। तो इससे क्या हो रहा था, शी रियलाइज दैट एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, है ना, कि एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। ऐसे तो लग रहा था वो बेड रेस्ट पे है, सीमित हो गई है, अब तो जिंदगी काटनी आफत हो गई, लेकिन जब क्वालिटी टाइम उसका बीतने लगा घर वालों के साथ और फ्रेंड्स के साथ, तो फिर कुछ अच्छा भी नजर आने लगा। ये था इसका मीनिंग। आप सब अपने लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सब घरों पे कैद है एक तरीके से, तो कुछ लोग बहुत बोरिंग सा फील करते हैं और कुछ लोग उसी में कुछ इनोवेटिव इंटरेस्टिंग भी डेवलप कर रहे हैं। तो जब आप कुछ इनोवेटिव इंटरेस्टिंग डेवलप कर ले रहे हैं तो यही है दैट एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। लेट्स रीड आउट एग्जांपल नंबर 2। Even though he had lost the match, he had gained experience and now was more confident। मतलब वो मैच तो हार गया लेकिन उसने अनुभव सीखा ना, एंड वॉज नाउ मोर कॉन्फिडेंट, और अब वो पहले की तुलना में ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गया। लाइक एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। मैच हारा, ये उसके लिए बैड एक्सपीरियंस रहा, लेकिन मैच तो हारा पर वो अनुभव को भी तो गेन किया उसने, तो ये एक तरीके से सिल्वर लाइनिंग हो गई। तो इस तरीके से आज के सेशन का ईडियम नंबर 7 ओवर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले ईडियम्स को पढ़ लेते हैं। कैसा लग रहा है आप सभी को ये सेशन, प्लीज मुझे बताते रहें और ये भी मुझे बताएं कि जो कंटेंट क्वालिटी है वो कैसी लग रही है। मैंने तो बहुत कोशिश करके अच्छे ईडियम्स ही रखे हैं आप लोगों के आगे, लेकिन आपको ही डिसाइड करना है ना कि सब कुछ कितना अच्छा है। तो आप मुझे बताते रहें, लाइव चैट्स के माध्यम से बताएं। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट, और फिर से वही बात, वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही साथ मुझे सेशन के बाद बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, कुछ लाइव चैट्स पे और बहुत सारे मैसेजेस जो हैं वो व्हाट्सएप पे आते हैं। तो ठीक है, बहुत सुंदर बात है ये, लेकिन मैं जब देखता हूँ कि कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कम है तो मैं चाहूँगा कि इंस्टेड ऑफ सेंडिंग दोज मैसेजेस टू माई व्हाट्सएप अकाउंट, बेहतर होगा कि आप इसी वीडियो के नीचे अपने वो प्रेशियस कमेंट्स दें, है ना। जब आप अपना समय खर्च कर ही रहे हैं तो डू समथिंग मोर प्रोडक्टिव। चलिए आगे बढ़ते हैं और ईडियम नंबर 8 को पढ़ते हैं। थ्रो डाउन, थ्रो डाउन मतलब फेंक देना। दी गॉन्टलेट, गॉन्टलेट और ग्लव्स, गॉन्टलेट और ग्लव्स दोनों का एक ही मीनिंग है। ग्लव्स दस्ताने को कहते हैं, आप इसे ग्लोव्स भी बोल सकते हैं, वैसे ग्लव्स कहेंगे। दस्ताने जो हाथों में पहने जाते हैं, और गॉन्टलेट भी इन्हीं को कहा जाता है। राइट कॉर्नर पे एक पिक्चर बनी हुई है, आपको एक सोल्जर जैसा कोई नजर आ रहा है और बहुत मजबूत मजबूत जो है, जो शील्ड के जैसे काम करेंगे दस्ताने आपको नजर आ रहे होंगे, है ना, उन्हीं को गॉन्टलेट कहा जाता है। आज हम सब बहुत ही लाइट दस्ताने पहनते हैं तो वो ग्लव्स हो गए, और युद्ध के मैदान में जो मजबूत लोहे के की ऐसी चीजें होती थी उन्हीं को गॉन्टलेट कहा जाता था। अब समझिएगा, पहले मैं इसका मीनिंग बताता हूं फिर इसका रेफरेंस मैं दूंगा कैसे इसका ये मीनिंग होगा। बाय थ्रोइंग डाउन द गॉन्टलेट यू आर प्रेजेंटिंग अ चैलेंज एंड बाय पिकिंग इट अप यू आर एक्सेप्टिंग इट। इस ईडियम को दो तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। इफ यू से थ्रो डाउन द गॉन्टलेट, तो आप किसी को कोई चैलेंज दे रहे हैं, सामने वाले व्यक्ति को चुनौती दे रहे हैं, लड़ाई करा के मेरे से। बट और अगर यू से पिक अप द गॉन्टलेट, तो इसका मतलब है कि आप किसी के चैलेंज को स्वीकार कर रहे हैं। तो जब ये पेपर में पूछा जाए तो ध्यान से देखें कि क्या लिखा हुआ है। थ्रो डाउन द गॉन्टलेट गिवन है,
या फिर पिक अप द गॉन्टलेट गिवन है। थ्रो डाउन द गॉन्टलेट मीन्स टू थ्रो अप अ चैलेंज, टू प्रेजेंट अ चैलेंज बिफोर somebody, और पिक अप द गॉन्टलेट टू एक्सेप्ट अ चैलेंज। ये इसका मीनिंग है। कैसे ये मीनिंग आया समझिएगा। आप अपनी अपनी पोजीशन ले। मान लीजिए हाथों में आपने दस्ताने पहन रखे हैं, मजदूर बड़े बड़े मोटे मोटे, और आप बहुत गुस्से में एकदम से बहुत आग बबूला होते हैं और दोनों हाथों से दस्ताने अपने निकाल करके फेंक देते हैं और फिर आओ आ जा हो जा दो दो हाथ। मेरी बात आप समझ रहे हैं। कई बार ये भी जेस्चर होता है कि आपने अपने दस्ताने निकाले और कहा अब दो दो हाथ हो जाएं। हाँ, बहुत हो गया तलवार से लड़ाई, अब हाथों से लड़ाई हो जाए। तो ये रेफरेंस है इसका। और एक और तरीका मैं बता रहा हूं जो कि मैंने स्टडी किया है। अभी जो मैंने बताया वो मेरे अपने परसेप्शन से था। जो दूसरा तरीका है वो सुनिए। माना जाता है हमेशा से कि आप अगर अपने सामने वाले के आगे अपने हाथों से गॉन्टलेट निकाल करके फेंक रहे हैं उसकी तरफ, तो कहीं ना कहीं आप उसकी इंसल्ट कर रहे हैं। ये एक इंसल्टिंग जेस्चर है कि आप उसकी निंदा कर रहे हैं। आप ये दिखाना चाहते हैं कि आपको ये लग रहा है कि सामने वाला व्यक्ति अयोग्य है, वो आपसे लड़ ही नहीं सकता। तो आप कहना मां यार तुमसे क्या लड़ा जाए, छोड़ो। तो इस वजह से आपने अपने वो गॉन्टलेट निकाल करके फेंक दिए, उसी की ओर फेंक दिए। जब आप इस तरीके से निम्न दिखाएंगे सामने वाले व्यक्ति को, प्रतिद्वंदी को, तो उसे गुस्सा आ सकती, यानी कि indirectly you are putting up a challenge, you are throwing a challenge to that person। ये इसका मीनिंग है और रेफरेंस भी मैंने बता दिया। एग्जाम्पल को पढ़िए। When it comes to the right of animals, we are always willing to throw down the gauntlet। जब भी कभी जीव जंतुओं के अधिकारों की बात आती है तो हम हमेशा तैयार हैं चुनौतियों का सामना करने के लिए। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए। He has never worked in the HR department but when the department head left unexpectedly he took up the gauntlet। उसने पहले कभी भी HR डिपार्टमेंट में काम नहीं किया था, लेकिन जब एकाएक HR हेड जो है वो छोड़ करके चला गया तो उसने कहा कि ठीक है, अब जब कोई नहीं है इस काम को करने के लिए, सो भले ही आई डू नॉट हैव एनी पास्ट एक्सपीरियंस बट यस आई एम रेडी टू पिक अप द गॉन्टलेट, है ना, आई एम रेडी टू टेक अप द गॉन्टलेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईडियम नंबर 9 और 10 को भी पढ़ लेते हैं। जो ईडियम नंबर 9 है आज के सेशन का, वो एक प्रकार से ईडियम नहीं है बल्कि एक प्रोवर्ब है। याद रखें, जब भी कभी कोई ईडियम आपको एक सेंटेंस के जैसा नजर आए तो वो एक प्रोवर्ब है, लेकिन पेपर में प्रोवर्ब को कोई सेक्शन तो आता नहीं है, इसीलिए, और ना ही फ्रेजेस का ऐसे कोई सेक्शन आता है। तो ईडियम्स, फ्रेजेस, प्रोवर्ब सब एक ही कैटेगरी में एक ही साथ कैसे भी पूछे जा सकते हैं। नंबर 9 पे जो ईडियम या प्रोवर्ब है, इट सेज अ स्मूथ सी नेवर मेड अ स्किल्ड सेलर। सेलर आप जानते हैं नाविक को कहा जाता है। बताइए सेलर किसको कहा जाता है? नाविक को कहा जाता है। और सी का मतलब जहाज या समंदर से हो सकता है। तो इसका मीनिंग आप पहले पढ़िए, फिर तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा। इसका मीनिंग है, इट इज अ प्रोवर्ब दैट मीन्स इजी सिचुएशंस कैन नेवर इंप्रूव यू और मेक यू बेटर। मतलब जो सरल हालात हैं वो कभी भी आपको बेहतर नहीं बना सकते। यदि आप बेहतर बनना चाहते हैं तो चुनौतियों का सामना करें, कठिन परिस्थितियों में जाएं। मेरी बात आप समझ रहे हैं? जब तक आप अपने आप को निचोड़ेंगे नहीं, जब तक आप एग्जर्ट नहीं करेंगे अपने आप को, जब तक आप चैलेंजेस को नहीं एक्सेप्ट करेंगे, विपरीत परिस्थितियों में नहीं जाएंगे, तब तक आप एक बहुत बहादुर योद्धा हैं नहीं पता चल सकता। बहादुर योद्धा वही माना जाता है जो कभी दुश्मनों के बीच में फंसा भी हो, जिसने कभी दुश्मनों का सामना भी किया हो। तो सरल हालात आपको बेहतर नहीं बना सकते। मेरी बात आप समझ रहे हैं? ये इसका मीनिंग है। अब इसको समझेंगे कैसे? समंदर है, उसमें नाव चलाना है। अगर जल शांत है तो कोई भी नाव चला सकता है ना। एक सामान्य व्यक्ति भी शांत जल है, कोई तूफान नहीं चल रहा है तो नाव चलाई जा सकती। लेकिन जब जोर की हवाएं चल रही हों, समंदर का पानी, उसमें बहुत सारी लहरें बन रही हों, बहुत तेजी से तूफान आ रहा हो, तब अगर आप नाव चला ले जाएंगे, अपने जहाज को चला ले जाएंगे,
तो साबित होगा यस दैट यू आर अ स्किल्ड सेलर, आप एक अच्छे नाविक हैं। मेरी बात आप समझ रहे हैं? जैसे साइकिल ही चलानी है आपको, हवा की तरफ आपको साइकिल चलानी है तो बड़ी आसानी से चल सकती है। हवा विपरीत हो और आपको साइकिल चलानी है तो बहुत से लोग तो थक के हार जाते, नहीं चलाते। पर कुछ लोग चलाते हैं, जो लोग चलाते हैं तब वो ही अच्छे एक तरीके से साइकिलर हुए। मतलब जब तक आप चुनौतियों का सामना नहीं करेंगे तब तक आपको बेस्ट बाहर नहीं आएगा, तब तक आप नहीं कह सकते दैट यू आर द बेस्ट। तो इजी सिचुएशंस आपके टैलेंट को छिपा के रखती हैं। इजी सिचुएशन से आप एक बेहतर व्यक्ति नहीं बन सकते। चलिए एग्जाम्पल को पढ़ लीजिए। आई नो यू आर गोइंग थ्रू अ डिवोर्स एंड हैविंग अ प्रिटी हार्ड टाइम मेकिंग एंड्स मीट फॉर यू एंड योर सन। कोई कह रहा है कि मैं जानता हूं, या अगर फीमेल है तो मैं जानती हूं दैट यू आर गोइंग थ्रू अ डिवोर्स, कि तुम जो है कठिन दौर से गुजर रही हो क्योंकि डिवोर्स हो रहा है तुम्हारा। हैविंग अ प्रिटी हार्ड टाइम मेकिंग एंड्स मीट फॉर यू एंड योर सन, ये भी एक ईडियम है। मेकिंग एंड्स मीट, दो वक्त की रोटी कमाना बड़ा मुश्किल हो रहा है तुम्हारे लिए और अपने बेटे के लिए। बट देन यू आर ओनली गेटिंग स्ट्रॉन्गर, लेकिन यकीन मानो ये जो कठिन दौर है, ये कठिन दौर तुम्हें सिर्फ और सिर्फ और मजबूत ही बना रहा है। You know why? रफ सीज मेक ग्रेट सेलर्स। जो रफ सीज होते, देखिए वहां स्मूथ सी था, यहां रफ सीज आ गया। रफ मतलब जिसमें खूब लहरें उठ रही हों। मेक ग्रेट सेलर्स, महान नाविक रफ सीज में ही नाव चलाने से बनते हैं आफ्टर ऑल, एंड नॉट स्मूथ वंस। मतलब जो स्मूथ वंस हो वो अच्छे नाविक नहीं बना सकते। तो तुम इतनी विषम परिस्थितियों में हो, इसी से तुम मजबूत बन के बाहर आओगी। अगर परिस्थितियां चैलेंजिंग ना होती तो तुम कभी भी मजबूत ना बन पाती। अच्छा ये बताएं, जो मैं एग्जाम्पल्स आज के सेशन में अभी तक देता हुआ आ रहा हूं, उनका नेचर आपको कैसा लग रहा है? उनकी क्वालिटी आपको स्टैंडर्ड लग रही है या नहीं लग रही है? प्लीज मुझे बताएं लाइव चैट के माध्यम से। चलिए ईडियम नंबर 10 को पढ़ लीजिए आप। जो ईडियम नंबर 10 यानी कि लास्ट ईडियम है आज के सेशन का, इट इज रेक somebody ओवर कोल्स या हॉल somebody ओवर कोल्स। अब इसका मीनिंग क्या है? मैं बता रहा हूं इसका क्या मीनिंग है। रेक मतलब खींचना, हॉल का मतलब है चलाना या खींचना। आप राइट कॉर्नर पे एक पिक्चर देख रहे हैं जिसमें आग सी जमीन में है। कोल्स कोयले को कहते हैं, कोयले से आग जलाई जा सकती है, तो वही आग है, वो कोयले से जो आग बनी है, और उसी पर कुछ लोग चल रहे हैं। क्या उन्हें हनीमून वाली फीलिंग आ रही होगी? नहीं, उन्हें यही तो लग रहा होगा कि कुछ उनके साथ बहुत ही गलत किया जा रहा है। आपको देख के लग रहा है ना कि उन लोगों को एक एक चैलेंज या तो बहुत बड़ा दिया जा रहा है या फिर एक बहुत बड़ी पनिशमेंट उनको दी जा रही है। एग्जैक्टली यही मीनिंग है। किसी को दंड देना, सजा देना, डांटना, फटकारना। मीनिंग को पढ़िए। टू गिव somebody a hard time for a mistake they supposedly did। अब आप यहां ये भी समझिएगा कि टू गिव somebody a hard time का मतलब है किसी से बहुत सख्ती से पेश आना, मतलब एक प्रकार से उसे पनिश करना। फॉर द मिस्टेक दे supposedly did मतलब उन गलतियों के लिए जिन्हें उन्होंने संभवतः की थी। इस ईडियम की ये बहुत अच्छी बड़ी बात है कि इसमें ये नहीं दिखाया जा रहा है कि आप किसी को दंड दे रहे हैं क्योंकि उसने निश्चित रूप से गलती की थी। नहीं, संभवतः उसने गलती की थी जिसकी वजह से आप उसे दंड दे रहे हैं। अब मैं आपको इस ईडियम का रेफरेंस बताता हूं। वैसे तो देखिए कई बार आपको रेफरेंस की ज़रूरत होती है, कई बार नहीं, आप ऐसे ही याद कर लेते हैं। पर चूंकि हम सब टीचर्स हैं तो हम सब रेफरेंस ज़रूर देते हैं अगर अवेलेबल है तो, ताकि ये पता चले आपको कि हाँ हम लोग मेहनत कर रहे हैं। अब एक कल्चर हुआ करता था बहुत पहले कभी कि अगर किसी ने गलती की है और वो नहीं कन्फेस कर रहा है कि हाँ मैंने कोई गुनाह किया है, तो उसने अगर वास्तव में गुनाह किया है तो पता कैसे चलेगा? उस व्यक्ति के कपड़े उतरवा करके उसको एक तरीके से कोयला मतलब आग उसी पर घिसलाते हुए अगर आप ले जा रहे हैं, और अगर जब ऐसा किया गया तो उसके बाद यदि वो जीवित रह गया
जिसको कोयले से ड्रैग किया गया था, हाँ, जलती हुई आग से ड्रैग किया गया था, अगर वो जीवित रह गया तो इसका मतलब है वो इनोसेंट है, उसने गलती नहीं की थी, वरना वो मर जाता। और अगर वो गलत है तो फिर उस आग में वो जल के राख हो जाएगा, तो पता चल जाएगा हाँ वो गलत था। मेरी बात आप समझ रहे हैं? मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ, है कंटेम्प्रेरी कॉन्टेक्स्ट देता हूँ। अग्नि परीक्षा आपने सुना होगा, अभी रामायण में दिखाई गई कि सीता जी को जब रावण के यहाँ से जीत कर लाते हैं, रामचंद्र जी मुक्त हो जाती हैं, तब भी एक प्रकार से उनकी अग्नि परीक्षा होती है। तो यदि वो आग से बाहर आ जाएंगी तो इसका मतलब है कि वो सती हैं, हाँ, वो गलत नहीं है। और अगर वो आग में जाएंगी और जल जाएंगी, भस्म हो जाएंगी, तो इसका मतलब है कि वो गलत है। जैसे कहते नहीं, साच को आंच कहाँ, यदि सत्य है तो वो आग में जल कर भी बाहर आ जाएगा, और अगर सत्य नहीं है तो आग में जल जाएगा। तो जब किसी को हॉल किया जाएगा ओवर कोल्स, या रेक किया जाएगा ओवर कोल्स, खींचा जाएगा, तो ऐसे में अगर वो मर गया आग पर, जब आग में जब उसे झोंका गया, तो वो गलत था। नहीं मरा, इसका मतलब है कि वो गलत नहीं था। ये इसका रेफरेंस था। फटाफट इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। पहला एग्जाम्पल कहता है, My classmate Lily forgot doing her maths homework as she had a function to attend in her family. वो अपना होमवर्क मैथ्स का करना भूल गई क्योंकि घर में फैमिली में कोई फंक्शन था। अब इस गलती के लिए you can't expect what teacher did. She literally raked her over the coals for that, है ना। उसने, टीचर ने उसकी इस गलती के लिए बहुत ज़्यादा डांटा, बहुत हैवी पनिशमेंट दिया एक तरीके से। एग्जाम्पल नंबर 2 पढ़िए। The terrorists should be raked over the coals or hauled over the coals as hard as they could be for killing innocent people. आतंकी लोग जो कि बेगुनाहों को मारते हैं, उनके साथ क्रूरतम से क्रूरतम व्यवहार किया जाना चाहिए। They should be given hardest punishment that is possible. They should be raked over the coals, क्योंकि जो वो करते हैं बहुत गलत है। तो ये था इडियम नंबर 10। इस तरीके से आज के सेशन के सारे इडियम्स ओवर हो जाते हैं। कैसा लगा आप सभी को ये सेशन, मुझे ज़रूर बताएं, हाँ, कमेंट ज़रूर करके मुझे बताएं। सेशन को लाइक भी करें और हो सके तो इसे शेयर भी करें। कल मॉर्निंग में फिर से डेली वोकैब के सेशन नंबर 2 के साथ में मिलूंगा। टाइमिंग पॉसिबली 10 बजे होगी या 11 बजे होगी, जो भी होगी आप सभी को बता दिया जाएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।